आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ है अशोक सरस्वती जी, जो अ, एक विचारवंत है, लेखक है, कार्यकर्ता है, बुद्ध विहार समन्वय समिति के वो अध्यक्ष भी है और तमाम बौद्धों को और विहारों को जोड़ने की प्रक्रिया में अग्रणी है। विशेष चर्चा इसलिए है कि जो हमारे प्रतीक है, जो सम्राट अशोक के काल से, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के काल से जो संजोए गए हैं, उसका विद्रुपीकरण, जो हमारे पुरातन विश्वविद्यालय है, जो किसी काल में सम्राट अशोक और उनके वंशजों ने निर्माण किए थे, अनेक बौद्ध भिक्षुओं की आहुति देकर जिनको निर्माण किया गया और कभी काल वो भारत का एक वैभव थे, उनको भी विद्रूप किया जा रहा है। इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। सरस्वती जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ये बात कि रिसेंटली हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली में चल रहा है। एक विद्यमान संसद थी और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसको खत्म करके नया एक प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है सेंट्रल विस्टा के नाम से, जो हमारी नई संसद होगी और उसकी गरिमा को बचाया रखने के लिए वो सिंबल को भी बचाने की कोशिश होती है। और उनका ये दावा होता है, जिनकी सरकार है बीजेपी की और आरएसएस की, कि वो देश की संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारों से इस अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया, उसका वर्णन तो हम चर्चा में करेंगे, वैदिक मंत्रोच्चारों से इसका उद्घाटन किया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो भी राज्यकर्ता होता है, पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे, उन लोगों की एक विचारधारा होती है और उस विचारधाराओं के साथ वो राज्य करते हैं। बाकी उनकी जनता के सामने बोलना क्या है, कुछ सुधारना करना क्या है, वो बातें मायने नहीं रखती। लेकिन असल में उनकी जो विचारधारा है, जिस विचारधारा पर उनको समाज का निर्माण करना है, उस विचारधारा को बरकरार रखने के लिए वो जी जान से प्रयास करते हैं। एक बीच में एक समय ऐसा आया जो 1971 से जो कांशीराम जी नाम का एक अम्बेडकराइट क्रांतिकारी पैदा हुआ और उन्होंने ब्राह्मणवाद को हिला दिया। आप समझ लीजिए, ब्राह्मणवाद यानी वैदिक धर्म, हिंदू धर्म यानी वैदिक धर्म नहीं, हिंदू धर्म यानी ब्राह्मणवाद नहीं है। तो ब्राह्मणवाद को समाज के सामने नंगा करने का काम बुद्ध, महात्मा फुले और बाबा साहब आम्बेडकर के बाद में असल में अगर किसने किया होगा तो वो कांशीराम साहब ने किया। अब ब्राह्मणवाद के खिलाफ में हिंदू लोगों में भी बगावत पैदा होने लगी। जब मैं गांव-गांव घूमता था, उस समय मैं ज्वाइन हुआ 1979 में, तब सिर्फ बामसेप थी, DS4 भी नहीं थी। तो हम लोग हमारे साथ में 4-5 श्रोते भी लेकर जाते थे और मैं भाषण करता था, वो 4-5 श्रोते सामने बैठते थे और जहां पे हमको बिजली मिली वो वहां हमारा स्टेज रहता था। 2-3 कुर्सियां, एक टेबल और सामने बैठने वाली एक शतरंज, और वो सभा भी 2-2.5 घंटे तक एक का ही भाषण चलता था। उसका परिणाम ये हो गया, आज महाराष्ट्र में ऐसा कोई देहात नहीं कि जिस देहात में एक आदमी ना हो जो ब्राह्मणवाद को समझ लिया और जिसने बाबा साहब आम्बेडकर को अपना लिया। ऐसा हर गांव में एक तो भी बंदा पैदा हुआ 79 से लेकर
ये अभी तक की बात मैं बोल रहा हूँ। और आज तो इतना ध्रुवीकरण हो रहा कि चाहे वो शिव धर्म हो, चाहे वो संभाजी ब्रिगेड हो, तो ऐसे जो ओबीसी में काम करने वाले जो संगठन है, उन संगठनों ने वैदिक धर्म को समझकर उसको त्यागने की ही कसम खाई। जैसे बहुत सारे विचारवंत भी पैदा हुए ओबीसी समाज में। दलितों का भय ब्राह्मणवादियों को, वैदिक लोगों को नहीं है। मुसलमानों का भय उनको नहीं है। सिखों का भी भय उनको नहीं है। और आदिवासियों का भी भय उनको नहीं है, क्योंकि उनका विरोध हजम करने की ताकत उनमें है। लेकिन असल में प्रॉब्लम है ओबीसी का। बाबा साहब कहते थे ओबीसी ये सोया हुआ शेर है, अगर वो जाग गया तो वैदिक लोगों के सामने बड़ी मुश्किल वो पैदा कर सकता है। दूसरी बात बाबा साहब कहते ओबीसी इज द अनपेड पुलिस ऑफ ब्राह्मण। ये दो स्टेटमेंट समझने लायक है। तो इससे दलित जागरूक कम हुए, आदिवासी जागरूक कम हुए, मुसलमान जागरूक कम हुए, ओबीसी जागरूक कम हुए, महिलाएं जागरूक कम हुई, लेकिन ब्राह्मण ज्यादा जागरूक हुए। उन्होंने अपना स्पीड 1000% से बढ़ा दिया। जितने ज्यादा पैमाने पर ब्राह्मणवाद को हमने नेकेड किया, उससे 1000 पट उन्होंने इन लोगों में काम किया। दलितों में जाओ, आदिवासियों में जाओ, और हम लोग तो भाषण करने में लगे। और भाषण भी किसके सामने करने लगते थे? बौद्धों को इकट्ठा करो, उनके सामने बातें करो। डिवाइड होकर आदिवासियों में स्प्रेड अप होना, ओबीसी में स्प्रेड अप होना, और अलग अलग छोटे छोटे कौम में स्प्रेड अप होना, ये हमने नहीं किया। लेकिन प्रीतम, मैं आपको बता दूं कि आरएसएस के लोग पारधी जमात में भी पहुंचे। आरएसएस के लोग दूर दराज के आदिवासी इलाके में भी पहुंचे। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई उनके पास में यंत्रणा थी, ये बात सही है। ये भी बात सही है कि हमारे पास में यंत्रणा नहीं थी। तो फिर आप क्रांतिकारी कैसे? यंत्रणा के भरोसे अगर आप क्रांति को रोकते हैं तो आप क्रांतिकारी कैसे? मैं तो महार समाज में पैदा हुआ, लेकिन मैं मांगों में काम करता, और मेरी बहुत सारी पहचान, अभी मैं सावनेर में रहा तो सावनेर के मांग कहते थे अशोक भाऊ मांग है और उसकी मिसेस बौद्ध है, ये इनका इंटरकास्ट मैरिज है। ये क्यों होता है ऐसा? हम लोगों को जिस जमात में काम करना है उस जमात में अपना विश्वास पैदा करना पड़ता। मैं एमए कर रहा था विदर्भ महाविद्यालय में अमरावती। वो ताकतोड़े नाम का, कौड़ू ताकतोड़े नाम का एक मांग समाज का एक विद्यार्थी था, बहुत गरीब था। उसके पास में कपड़े धोने के लिए साबुन भी नहीं मिलती थी। तो मैं उसको कहता था एक काम कर, मैं साबुन लगा देता हूं दोनों के कपड़े को और तू धो डालना, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैं उसके सारे कपड़ों को मेरे तरफ की जो साबुन है मैं लगा देता था। अब जब जाने का समय हुआ, परीक्षा के समय, तो बोलता था अपन इस हॉस्टल में 2 ही तो मांग है। और जाते समय मैं उसको गार्डन में लेकर बैठा और बोला कि ताकतोड़े, मैं तेरे को एक बात बताना चाहता हूं ताकि तुझे वो दूसरों से मालूम ना हो।
मैंने बोला तू समझता है मैं मांग हूं? मैं महार हूं बोला, मांग में काम करता हूं। और तुझे अगर किसी ने ये बता दिया कि ये महार है और मांग बनकर मांगों को फंसाता, तो तेरे को और ज्यादा बुरा होगा। वो 5 मिनट ऐसा मेरे चेहरे पर ही चेहरे के तरफ देखते ही रहा, कुछ बात नहीं, गूंगा बन गया। इतना उसको सदमा पहुंचा कि क्या एक महार आदमी इतना भी प्यार लगा सकता है। उसके आंखों से पानी गिरा। बोले अशोक, तू महार हो या कोई भी, लेकिन मुझे तो तू आज भी मांगा ही नजर आता है। अगर मैं कर सकता हूं तो आंबेडकरी मूवमेंट के कुछ लोग पारधियों में भी काम कर सकते थे, वो भराड़ी लोगों में काम कर सकते थे, जिनको बाबा साहब मालूम नहीं, जिनको अपने औकात मालूम नहीं, उन लोगों में भी वो काम कर सकते थे। लेकिन आम्बेडकराइट लोगों ने उनमें काम नहीं किया, आपस में झगड़ते रहे। उसके मुकाबले में आरएसएस के लोग उन जमात में काम करने के लिए अपना सुख बाजू में रखकर वो साल साल तक अपने परिवार छोड़कर वो चले। उसके पास में यंत्रणा थी, ये बात मान्य है। लेकिन अगर हम लोग आजाद होना चाहते हैं, गुलामी की जंजीरें तोड़ना चाहते हैं, तो सुख के बात को आपको नजरअंदाज करना ही पड़ेगा, जो हमने किया। मुझे तो मेरे पिताजी ने हकल दिया था। आज भी मैं यातनाओं से कोई कम नहीं हूं। मैं नौकरी नहीं करता, मेरी मिसेस नौकरी करती है। तो जो कार्यकर्ता नौकरी नहीं करता, उसकी मिसेस नौकरी करती है, उसके साथ में रहना वो कोई आसान बात है क्या? पल पल में अपमान को महसूस करना पड़ता। और ये तुम्हारी शहादत है, ये तुम्हारी शहादत होती है। उसने जितना सहयोग किया, उस सहयोग को तुम लोग समाधानी रहो और अपना मिशन कामयाब बनाने के लिए जी जान से आप लड़ाई जारी रखो। मैं तो लड़ाकू हूं, चाहे आज मरूं या कल। मैं खुद को कभी नेता नहीं माना, मैं प्रचारक मानता हूं और उसके बाद में मैं क्रांतिकारक मानता हूं। तो ये जो सवाल खड़ा हुआ कि उन्होंने वैदिक मंत्र का उच्चार करके उसका उद्घाटन किया, तो उसकी विचारधारा अगर वैदिक है, वो अगर वैदिक परंपरा का भारत पैदा करना चाहते हैं, अगर लोगों ने हिंदू राष्ट्र के नाम पर उनको चुन कर दिया है, तो दूसरा क्या करेंगे? तो वो उनका बराबर है। वो राज्य संविधान को तो मानते नहीं, बाबा साहब आंबेडकर को मानते नहीं, ये तो सबको मालूम है। वो तो मोहन भागवत को मानते। जब संसद का प्रवेश उसने किया, तब संसद पर माथा टेका उसने। लोगों को क्या लगता था कि बहुत ईमानदार रहेगा, बहुत ईमानदार रहेगा, जो वो बोलता है बिल्कुल उसके विपरीत करता है। ये उनकी चाल अगर हम समझने में नालायक रहे, तो ये हमारा दोष है। और शत्रु, उसका भाव शत्रुता का ही रहेगा। बिच्छू का धर्म है काटना, सांप का धर्म है डंक मारना, और आरएसएस वालों का धर्म है शूद्रों को, अति शूद्रों को गुलाम बनाना और ब्राह्मणों का राज्य प्रस्थापित करना। बिल्कुल, ये सारे जो चिन्ह दिख रहे हैं कि जिस तरह से विद्रूपीकरण चल रहा है, अशोक स्तंभ का, सम्राट अशोक का ये बोध चिन्ह है जिसको राष्ट्रीय चिन्ह माना गया, उसका विद्रूपीकरण हुआ है। इससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि एक विशिष्ट विचारधारा की तरफ देश को ले जाने की कोशिश हो रही है। अभी रिसेंटली जो एजुकेशन सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधरे, उसी के एक सदस्य की एक टिप्पणी आई है कि मनुस्मृति को अब
लागू कर देना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, मनुस्मृति को सिखाना चाहिए, क्योंकि ये बेहद जरूरी है, भारत का संस्कृति है। इस पर आप क्या कहेंगे? और उसी मुद्दे पर आता हूं। जिस विचारधारा की सत्ता आती है वो अपने एजुकेशन सिस्टम लागू करता है। एजुकेशन सिस्टम अगर वो लागू नहीं करता तो वो अपनी विचारधारा का समाज निर्माण नहीं कर सकता। मनुस्मृति ने शूद्र और अतिशूद्र, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, विजेएनटी और सारी महिलाएं, ब्राह्मणों की महिलाओं के साथ भी, इन लोगों के जो कवच कुंडल होते हैं, 4 कवच कुंडल होते हैं। पहला होता है बुद्धि, विद्या, ज्ञान। दूसरा होता है धन। तीसरा होता है सत्ता और चौथा होता है शस्त्र। ये 4 कवच कुंडल है। कवच कुंडल ये शब्द हमने महाभारत में सुना। कहाँ सुना हमने ये शब्द? अश्वत्थामा को अर्जुन बाण मारता है और अश्वत्थामा गिर पड़ता है और खड़ा होता। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अश्वत्थामा के मस्तक पर जो कवच कुंडल है, जब तक उस कवच कुंडल को तू भेदता नहीं तब तक के अश्वत्थामा मर नहीं सकता, उसका वध हो नहीं सकता। तो अर्जुन ने जब अश्वत्थामा का कवच कुंडल भेद लिया तो अश्वत्थामा फाइनली वो मर गया। तो ये देश के 95% लोगों के जो कवच कुंडल है, अश्वत्थामा का एक था, ये 95% लोगों के कवच कुंडल 4 है। और वो भी क्रमशः है। जब तक के ज्ञान है तब तक के धन भी है। तो इन्होंने वेदों ने पहला प्रतिबंध लगाया कि ज्ञान को बंद करो, उनको ज्ञान से दूर करो। वो पढ़ना ही नहीं चाहिए, और पढ़ेंगे तो मूर्खता की बात पढ़ना चाहिए। असल में वो पढ़ाई करने लायक बनना ही नहीं चाहिए। अब महात्मा फुले ने, या उसके पहले बुद्ध ने, तो बुद्ध ने तो ज्ञान के रास्ते सारे लोगों के लिए खुले कर दिए। चंडाल के लिए खुले कर दिए, वैश्याओं के लिए खुले कर दिए, महिलाओं के लिए खुले कर दिए। न जच्चा वसलो होती न जच्चा वसलो ब्राह्मणों, कम मनो वसलो होती कम मनो होती ब्राह्मणों। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता और जन्म से कोई शूद्र नहीं होता। कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है, कर्म से ही कोई शूद्र होता है। वो आचरण से वो अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और ये तो बाद में महात्मा फुले आए। तो महात्मा फुले ने जब देखा कि ज्ञान के रास्ते बंद हो गए, अंग्रेज के कारण उसे ज्ञान मिला, और उन्होंने पहला अगर काम कौन सा किया होगा तो अछूतों के लिए और महिलाओं के लिए ज्ञान के द्वार खोल दिए। बाबा साहब बाद में आए, तो बाबा साहब ने जो स्लोगन दिया कि तुम एजुकेट हो जाओ, तुम पढ़ो, पढ़ाई के सिवा, ज्ञान के सिवाय तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। देहात को छोड़ दो, शहर में बसो, किराए यानी पुराने कपड़े पहनो, कहीं भी रहो, लेकिन देहात को छोड़ दो।
हमारे लोग देहात छोड़ दिए, शहर में आए और एजुकेशन किया। बहुत सारे लोगों ने तो रिक्शा चलाकर एजुकेशन किया, और रिक्शा चलाकर ये एजुकेशन करने के बाद आज हर शहर में, भारत के हर शहर में कॉलोनियां बनी, और वो कॉलोनी में जो मकान बने तो राजमहल के जैसे मकान बने। और ये राजमहल के जैसे मकान, जो राजा के भी मकान नहीं होते थे। मैंने राजा का भी महल देखा आदिवासी इलाके में, धर्माराव बाबा आतराम का। तो उससे ज्यादा अगर आप देवीदास राउत साहब के घर में जाओगे तो वो किसी राजा के रजवाड़े से कम नहीं है, उससे ज्यादा ही अच्छा होगा। तो ये जो बात है कैसे हुई? विद्या से हुई, पहले ज्ञान से हुई। ज्ञान पैदा हुआ, इसीलिए लोग नौकरी पर लगे, क्योंकि आरक्षण मिला। आरक्षण मिलने से नौकरी मिली, नौकरी मिलने से धन मिला, और धन मिलने से लोगों को सत्ता भी मिली। सत्ता केवल ये सत्ता नहीं है, एक संसद होना या विधायक होना, केवल यही सत्ता नहीं है। सत्ता यानी प्रशासन में प्रतिनिधित्व, सत्ता यानी मिलिट्री में प्रतिनिधित्व, सत्ता यानी मीडिया में प्रतिनिधित्व। ये सत्ता में हम लोग भागीदार बने। भले हमारी शासन, हमारी सरकार नहीं आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम सत्ता के पास में नहीं गए। बहुत सारे बातें हमने हासिल की है। तो ये जब सत्ता हमारे पास में आई तो शस्त्र भी हमारे पास में आ जाएंगे। आज मैं आवाज इंडिया के सामने बोल रहा हूं तो एक शस्त्र उठा रहा हूं। यह आवाज इंडिया एक शस्त्र है। अगर ये शस्त्र नहीं होता तो मुझे कोई बुलाते नहीं। क्यों बुलाएंगे? वो अपने विरोधियों को क्यों बुलाएंगे? तो ये तो मेरा शस्त्र है। तो इसीलिए ये 4 कवच कुंडल भेदना, उसको तोड़ना, ये वैदिक ब्राह्मणों की जब भी सरकार आती है वो काम वो जरूर करेंगे। आज की जो शिक्षा नीति बनाई है, ये शिक्षा नीति का दुष्परिणाम आने वाले 5 साल में आपको दिखेगा। क्योंकि पहले तो उन्होंने सरकारी स्कूलें, नगर परिषद की स्कूलें बंद कर डाली। अभी जो प्राइवेट स्कूलें थी अनुदानित, वहां पे भी अभी लड़के मिलना कम हो रहा, उसके क्लास बंद हो रहे। और अभी नॉन फंडिंग, जो फंड नहीं लेंगे, ऐसे कॉन्वेंट निकले। और वो कॉन्वेंट निकलने के बाद में अभी जिसके पास पैसा होगा वो पढ़ाई करेंगे, और सरकारी विद्यालय बंद होंगे, सरकारी स्कूलें बंद होंगे, तो आदिवासी कहा जाएगा, दलित कहा जाएगा, ये बलूतेदार तेलेमाड़ी कुंबियों का जो गरीब तबका है वो कहा जाएगा। वो तो गुलामी बनना है। वो चोर बनेगा, वो लुटेरा बनेगा, वो खूनी बनेगा, वो डकैत बनेगा। और इसका दुष्परिणाम ये होगा कि ये समाज हजारों वर्ष पुराना जो उसका स्वरूप था, इस तरफ वो बढ़ जाएगा। वहां से निकालने के लिए 1000 साल लगे, लेकिन वहां भेजने के लिए 1000 साल नहीं लगेंगे। वो 15, 20, 50 साल में वो वहां पे चला जाएगा, क्योंकि यंत्रणा ही वैसी है। सब राज्य व्यवस्था, जो न्यायालय है, न्याय व्यवस्था पूरी गोदी में बैठी है, मीडिया पूरा गोदी में बैठा है, ये प्रशासन भी पूरा गोदी में बैठा है। तो तुम्हारे पास बचा ही क्या है? और शिक्षण, अगर मैंने आंदोलन किया, 2 साल तक आंदोलन किया। जब तो कोरोना चल रहा था तब मैं रास्ते पर था, मैं शिक्षा नीति का आंदोलन चला रहा था। लेकिन
जैसा किसानों का आंदोलन चला, वो किसानों जैसा आंदोलन चलाने में हम कम गिरे और शिक्षा नीति का अमल हो गया। बिल्कुल। और इससे एक भारी संकट 5 साल के बाद देश में पैदा होगा। तब ब्राह्मण की स्त्री भी नहीं बचेगी और मराठा कुणबी भी नहीं बचेगा। जो अनपेड पुलिस है, जो आज उनकी बात करते हैं, कल वो भी रोएंगे, लेकिन समय निकल चुका होगा। होगा। बिल्कुल, हम आपका समर्थन करते हैं इस बात के लिए, लेकिन एक इस निराशा को अगर अलग करना है और नई पीढ़ी को इस मोमेंट में लाना है, देश की मोमेंट में, समाज की मोमेंट में, संविधान बचाने की मोमेंट में, हमारी जो पुरातन धरोहर बौद्ध काल की रह चुकी है उसको बचाने की मोमेंट में इसको लाना है, जो आप हमेशा से कर रहे हैं। अब नए पीढ़ी को, बच्चों को जोड़ने के लिए हमारे पास क्या प्लान होना चाहिए और किस तरह की हमारी प्रयोगशालाएं होनी चाहिए और किस तरह से उनको जोड़ना चाहिए, इसके लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं? मेरा तो प्लानिंग हो चुका और मैं उस पर अमल कर रहा हूं। और 17 और 7 24 राज्यों में मैं पहुंच चुका हूं। ये पहली जिम्मेवारी है बौद्धों की। क्यों? क्योंकि उनको समता, स्वातंत्र, न्याय और बंधुत्व, ये 4 बातों का महत्व देश में बौद्धों को जितना समझा और लोगों के समझ में वो उतने जल्दी नहीं आएगा। इसलिए वो पहली जिम्मेवारी बौद्धों की। दूसरी जिम्मेवारी अम्बेडकराइटों की। महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के बाहर में सारे बौद्ध अम्बेडकराइट नहीं है, बराबर। लेकिन जो अम्बेडकराइट है उनको समाज व्यवस्था का ज्ञान है। वो सत्ता की दुरुपयोग को भी समझ सकते हैं और सत्ता के सदुपयोग को भी समझ सकते हैं। ये दूसरी जिम्मेवारी है उनकी, अम्बेडकराइट लोगों की। और सारे अम्बेडकर को मानने वाला समाज जो है, कुछ भक्त है और कुछ विचार करने वाला है जी। कारण क्योंकि सारे महार कहते हैं हम अम्बेडकरवादी है, तो सारे महार तो अम्बेडकरवादी नहीं है। तो उनमें से जो 7-8% या 10% आप जैसे मेरे जैसे जो अम्बेडकराइट होंगे, उनकी जिम्मेवारी ज्यादा है। ये मैं नहीं कहता, बाबा साहब कहते हैं कि कीड़े मकोड़े जैसा रास्ते से चलने वाला समाज यानी समाज नहीं होता, उस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग यानी समाज होता है। और उन्होंने एक उदाहरण बताया कि झाड़ों में कुछ झाड़ पेड़ ऐसे होते हैं जो ऊंचे होते हैं। अशोका का पेड़, नीलगिरी का पेड़, नारियल का पेड़। तो जब तूफान आता है, हवा आती है, तो ये झाड़ ऐसे डोलते हैं, हिलते हैं। आम नहीं हिलता, इमली नहीं हिलती, नीम का झाड़ नहीं हिलता, छोटा जो यानी इसका जाम का झाड़ होगा, जामुन का या संतरे का झाड़ होगा, वो नहीं हिलता, उसके पत्ते हिलते, उसके यानी वो बाकी हिस्सा हिलता होगा। लेकिन नारियल का झाड़ ऐसा जो हिलता है, बाबा साहब कहते हैं समाज में ऊंची बुद्धि रखने वाला जो तबका है, नारियल चीन जैसा, अशोका जैसा या नीलगिरी जैसा, उसका रोना यानी समाज का रोना, उसका सुख यानी समाज का सुख, उसका विचार करना, उसका सोचना, बोले तो समाज का सोचना। वो तबका क्या सोचता है? वो अगर गलत सोचता है तो समाज की अधोगति, वो अगर सही सोचता है तो समाज की प्रगति, वो अगर चुपचाप बैठता है तो समाज मुर्दा बन गया। तो उन लोगों की जिम्मेवारी ज्यादा बनती है। तो इसके लिए 2 बात है। पहली बात है बेस को पक्का करना,
और दूसरी बात है, हमारे जो साथी है समदुखी लोग हैं, उन समदुखी लोगों में काम करना। अब बेस कैसा पक्का करोगे कि बेस तो गवई खोबरागड़े ने, ये आठवले कवाड़े ने तो पूरा खा डाला, ये तो बिक चुके हैं, अभी इनका कोई वजूद नहीं है। तो सिरे से ही हमको काम करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता, समाज का इन पर से पूरा विश्वास उड़ चुका है, तो इसीलिए सिरे से काम करना पड़ेगा। मैं बुद्ध विहारों में जब जाता हूं तो बुद्ध विहारों में बूढ़ी औरतें आती, 8-10 बूढ़ी औरतें, किसी को सुनने में नहीं आता, किसी को बोलने में नहीं आता। एक बुद्धम बोलती, दूसरी धम्मम बोलती, वो कुछ भी बोलते रहते। तो नौजवान तो आते ही नहीं, बच्चे की तो बात अलग ही है। तो हम लोगों ने 10 साल के बच्चों को निशाना बना के हमने 10 साल का काम उस बच्चों पर करना चाहिए। तो इसीलिए पूरे बुद्ध विहार में पढ़े लिखे लोगों ने बाल संस्कार का वर्ग चलाना बहुत जरूरी है। अब मैं सुनेगा मेरा साथ, कम से कम एक बोरी भर के चॉकलेट, वो जो बच्चों को खाने के लिए जो मिलते हैं ना, वो सब लेके आया। बबन दादा चाहने ने वो सब बोरी भर के मेरे पास दे दिया। और मैं जब बच्चों को उनके साथ में खेलता था तो उसके बाद में हर एक को कुछ ना कुछ गिफ्ट देता था। और वो एक जाति के नहीं थे, वो सभी जाति के गरीब लोग थे। आने के बाद पहले नमो तस्सो भगवतो अरहतो और खेलना, और बाद में उसको ये बंटवारा करना, और जाते समय सब वापस करण, और जय भीम जय भारत, जय फुले जय भारत, जय बुद्ध जय भारत, जय कबीर जय भारत, जय गाडगे बाबा जय भारत। बुद्ध से भारत मत जुदा करो, भीम से भारत मत जुदा करो, कबीर से भारत को मत जुदा करो। हमारे लोगों की यह बड़ी गलती हो गई, उसने सिर्फ सामाजिक सवाल को उठाया और उससे अपना राष्ट्रवाद निर्माण ही नहीं किया। कोई भी उठता है जय भीम जय भारत, यानी जय भीम नमो बुद्धाय, तो भैया उससे हर एक को भारत जोड़ो, उससे राष्ट्रीयत्व भी पैदा होगा। ये हमारा देश है, ये मुल्क है, ये भी उसको समझना चाहिए। तो 4 महीने के अंतराल में मैंने 2-3 टीम तैयार किया। एक लंगड़ी की टीम तैयार की, एक थ्रो बॉल की टीम तैयार की, एक वॉलीबॉल की टीम तैयार की, और उसकी टूर्नामेंट ली 14 अप्रैल को। और बच्चों की स्पर्धा ली, 3-3 मिनट 4-4 मिनट भाषण करो, माइक बच्चों के हाथ में दिया, बोल कबीर पर, बोल बाबा साहब के ऊपर में, बोल बुद्ध के ऊपर में, बोल टुकड़ोजी के ऊपर में, बोल गाडगे बाबा के ऊपर में। और उसके बाद में दूसरी स्पर्धा की बुद्ध वंदना पाठांतर स्पर्धा। तेरे को बुद्ध वंदना कितनी आती है बोल, तू नहीं जाता ना विहार में, तो घर में उसको याद कर। तो इससे उनके माता पिता सुखी हो गए, आनंदी हो गए, और आज मोहल्ले में वातावरण प्रफुल्लित हो रहा। ये तो मॉडल है। तो ऐसा मॉडल जैसा मैं समय देता हूं, इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी, तो जिनके पास में ज्यादा काम नहीं है, मोहल्ले के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो मैं ये इस विहार का पदाधिकारी बनूं, वो विहार का पदाधिकारी बनूं, इसमें इस लफड़े में नहीं गिरना। बच्चों में जाकर काम करो, तुमको कोई बोलने वाला नहीं है। ये पहला काम। और दूसरा काम है जो बिकने वाले समाज लोग हैं, उनमें काम करो, उनको छोड़ो मत, उनको संस्कारित करो। और तीसरा काम है, जब आंबेडकर बताते हो
बुद्ध बताते हो, फुले बताते हो, तो एक जाति का बुद्ध फुले आंबेडकर मत बताओ। आंबेडकर बताते समय वो कुर्मियों का भी आंबेडकर होना चाहिए, वो मालियों का भी आंबेडकर होना चाहिए, और ब्राह्मण की स्त्री का भी आंबेडकर होना चाहिए। ये जब तक कि ये तीन बातें हम नहीं करेंगे तब तक ये होने वाला नहीं है। और चौथी बात, हमारे संसाधन भी हमने तैयार करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। मैंने जब बुद्ध विहार समन्वय समिति को खड़ा किया, आज के समय में ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन 5 लाख की एफडी मैंने बना ली। क्योंकि हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो हम दूर दराज के स्टेट में कैसे जाएंगे। 7 साल तक कष्ट करके, मेहनत करके हमने संसाधन को बनाया। मुझे नहीं पता किसका ऑफिस है, लेकिन बुद्ध विहार समन्वय समिति का नागपुर में केंद्रीय कार्यालय है। तुम्हारा कार्यालय नहीं है तो तुम कौन सा कार्य कर सकते, और पैसा नहीं है तो तुम कौन सा कार्यालय बना सकते, और बुद्धि ही नहीं है तुम्हारे पास में तो तुम कौन सा, कहां से पैसा ला सकते। तो ये बात बहुत जरूरी है, और हमारे पढ़े लिखे लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने इस बात को करना बहुत जरूरी है। और झमेले में नहीं गिरना, राजनीति करने वालों को करने दो, उनके चंगुल में नहीं जाना, आप उनको कंट्रोल करो। बुद्धिजीवी लोगों ने राजनीतिक दलों को कंट्रोल करना चाहिए, और इधर उल्टा है, राजनीतिक दल इनको कंट्रोल कर रहे, बुद्धिजीवी को कंट्रोल कर रहे। ये पिछलोग्य हो गए, इसमें काय की बुद्धि है। अब वो नेता बन गया तो वो बुद्धिजीवी लोगों का संबंध तोड़ डालता है। तो हमारी नॉन पॉलिटिकल रूट्स, बुद्ध विहार का ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा नॉन पॉलिटिकल रूट्स बने। अगर ये नॉन पॉलिटिकल रूट्स बनता है तो हम बौद्धों के या बहुजन समाज के राजनीति को भी एक शेप दे सकते, उसको कंट्रोल कर सकते। ये हमारा लंबा तो ये है, इसको मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने वो बोल दिया कि जब तक कि ये नहीं होता, दूसरा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हम सिर्फ बुद्ध विहारों का समन्वय नहीं कर रहे, बौद्धों के संगठनों का भी समन्वय कर रहे। बिल्कुल, बौद्धों के संगठनों का समन्वय हो रहा है। और जिस तरह से अशोक सरस्वती जी ने कहा कि अगर आने वाली पीढ़ी पर काम करना है और बाबा साहब, बुद्ध, फुले, शाहू अम्बेडकर, इनको समाज में अगर ले जाना है तो उसके साथ राष्ट्रीयता को जोड़ना होगा, भारत को जोड़ना होगा। जय भीम, जय बुद्ध के साथ जय भारत, जय कबीर के साथ भी जय भारत को लाना होगा। और इस तरह से हमें नॉन पॉलिटिकल रूट जो बुद्ध विहारों में है उसको मजबूत करना होगा ताकि ये मूवमेंट आगे बढ़े। अशोक सरस्वती जी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया और समाज को एक नई प्रेरणा दी, नई दिशा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।